Good morning, everyone. Welcome to Avinash Saraswat Economic Solution. Myself Avinash Saraswat. लास्ट वीडियो में शेयर मार्केट को लेकर के कई चीजें क्लियर हुई, लेकिन उसके साथ ही साथ कुछ लोगों की एक डिमांड आई कि सर शेयर मार्केट तो इजी वर्ड्स में समझ में आ गया, लेकिन हम अपने मनी मैनेजमेंट को सही ढंग से नहीं कर पाते कि अगर हम सोचें पार्ट टाइम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए तो हम अपनी इनकम को उस हिसाब से मैनेज नहीं कर पाते कि उसका कुछ हिस्सा हम शेयर मार्केट में। और ये किसी एक आदमी की समस्या नहीं है, ये मेजरली काफी लोगों की समस्या है कि आदमी पैसा तो कमाता है, लोग कहते हैं कि सर हमारे पास इनकम का सोर्स तो है बट उस इनकम का मैनेजमेंट नहीं है सही कि उसको मैनेज कैसे किया जाए, कैसे फर्दर फ्यूचर के लिए हम कुछ सेविंग्स करके रखें, कुछ इन्वेस्टमेंट में करके रखें। तो आज की जो क्लास है ये इसी मनी मैनेजमेंट को लेकर के है कि कैसे हम पैसे का मैनेजमेंट इस हिसाब से कर सकते हैं कि हम अपनी जरूरतों की भी पूर्ति करें, जिसके साथ ही साथ हम नए इन्वेस्टमेंट में भी पैसा लगाएं और कुछ रुपया हम इमरजेंसी के लिए बचा करके रख पाएं। लेकिन मनी मैनेजमेंट को शुरू करने से पहले जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और शेयर, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखिए, आप लोगों का लाइक करना और शेयर करना ही हम लोगों को इंस्पायर करता है और अच्छी वीडियोस बनाने के लिए, आप लोगों तक पहुंचने के लिए। याद रखिएगा, मनी मैनेजमेंट में हमें देखो सबका नेचर अलग अलग होता है, हर इंसान के पैसा खर्च करने का तरीका अलग अलग होता है, हर इंसान की इनकम भी अलग अलग होती है। तो बोले सर ऐसा क्या तरीका है जो सबके लिए एप्लीकेबल है? बिल्कुल एप्लीकेबल है, चाहे आपकी इनकम 1000 रुपए हो या आपकी इनकम 1,00,000 रुपए पर मंथ हो। याद रखिएगा, सेविंग हम यहां से भी कर सकते हैं, सेविंग हम यहां से भी कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट हम 1000 रुपए से भी कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट हम 1,00,000 से भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है हमारे नेचर पे कि हमारे खर्च करने का नेचर क्या है, हम कैसे अपने इकोनॉमिक कंडीशन को मैनेज करते हैं। अगर हम 6 बेसिक पॉइंट्स को ध्यान रखें तो यकीन मानिएगा, चाहे हमारी इनकम 1000 हो या हमारी इनकम 10 लाख हो, हमें रिजल्ट मिलेगा। केवल इन 6 बेसिक पॉइंट्स पे हमें ध्यान देना है। आगे हम 6 पॉइंट्स को ब्रीफली देखेंगे। ये 6 पॉइंट्स आपको आपकी स्क्रीन पे लिखे हुए दिख रहे हैं। अब यकीन मानिए, अगर किसी ने इन 6 बिंदुओं को सही ढंग से मैनेज करना सीख लिया तो वो पैसा बचाना और पैसे को सही ढंग से इन्वेस्ट करना बहुत आसानी से सीख सकता है। देखिए, ये सारी चीजें देखने में आप भी कहेंगे रोज किसी न किसी से सुनी है, घर में बड़े बताते हैं, लेकिन हमने कभी ध्यान नहीं दिया। एक बार इस वीडियो पे फोकस करके आप यकीन मानिए मात्र 1 महीने के लिए इन चीजों को अपनी लाइफ में अप्लाई करके देखिए, उसके बाद देखिएगा रिजल्ट पॉजिटिव आपको मिलता है या नहीं मिलता है। देखिए, एक एक फैक्टर पे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला फैक्टर है पैसे कमाना। हर आदमी पैसा कमाना चाहता है, कुछ लोग कमा रहे हैं, कुछ लोग कमाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं, लेकिन सबका एम होता है पैसे कमाना। ये हमारा प्राइमरी फैक्टर होता है। दूसरा फैक्टर जो हमें देखना है वो है इन्वेस्टमेंट करना। तीसरा फैक्टर है हमारा खर्च करना। चौथा फैक्टर है रिस्क लेना। पांचवा फैक्टर है पैसे बचाना और छठवां फैक्टर है सही साथी। देखिए, इन 5-6 फैक्टर्स के अपने अलग अलग रोल हैं। अगर हम लोग बात करें, चीजें इतनी आसान नहीं है जितनी आसानी से हम लोग चीजों को लेते हैं। क्या कोई भी चीज, किसी भी चीज का मैनेजमेंट इतना आसान अगर होता तो सभी लोग उस मैनेजमेंट को कर लेते और आज सबके पास चीजें अच्छी तरीके से चल रही होती, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि ज्यादातर लोग इन 6 चीजों को मैनेज करने में सक्सेसफुल नहीं हो पाते। चलिए एक एक करके एक एक पॉइंट को देखते हैं। पहला पॉइंट हमें हमारा दिख रहा है पैसे कमाना। देखिए, पैसे कमाना कौन नहीं चाहता, सब चाहते हैं आज की डेट में कि हम ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा पाए, मैक्स से मैक्स हमारी सोर्स ऑफ इनकम हो। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा,
पैसा हम कितना कमाते हैं, जितना हमारी कैपेबिलिटी होती है। हम जितना कैपेबल हैं उतना पैसा हम कमाते हैं। लेकिन पैसा कमाते टाइम हमें जिस चीज का ध्यान देना है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कभी एक सोर्स पे कभी भी एक सोर्स के भरोसे नहीं रहना है। कहने का मतलब यह है कि पैसे के हमें कई सोर्स बनाने पे ध्यान देना चाहिए। कभी भी पैसे के एक सोर्स पे हमें डिपेंड नहीं रहना चाहिए कि नहीं चलो हमारा काम यहां अच्छा चल रहा है, ये हमें पैसा दे रहा है तो चलो सब कुछ बढ़िया चल रहा है, अब हमें और आगे करने की क्या जरूरत है। याद रखिएगा, जहां आदमी प्रगति करना छोड़ देता है, जहां आदमी विकास करना छोड़ देता है, वहीं से उसका हराश होना शुरू होता है। कहने का मतलब है कि वहीं से उसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। तो हमेशा नए कोशिशें करनी है, नए प्रयासों में संलिप्त रहना है कि पैसे कमाने के ज्यादा से ज्यादा जरिए हम बना पाए। कहने का मतलब है कि सोर्स ऑफ इनकम जो है हमारा, वो कभी भी एक सोर्स ऑफ इनकम पे हमें डिपेंड नहीं रहना है। हमें हमेशा ये प्रयास करते रहना है कि सोर्स ऑफ इनकम जो है हमारे वो बढ़ते जाएं, मल्टीपल्स होते जाएं। अगर आज एक सोर्स ऑफ इनकम है हमारा, तो कल कोशिश करें हम कि हमारे दो सोर्स ऑफ इनकम हो। जब दोनों सोर्स ऑफ इनकम ठीक ढंग से काम करने लगे तो कोशिश करें तीसरा सोर्स ऑफ इनकम हो। लेकिन हमें रुकना नहीं है। अब बात करते हैं सर सोर्स ऑफ इनकम कैसे बढ़ेंगे। देखिए, जॉब करने के भी दो मायने होते हैं, एक होता है पार्ट टाइम जॉब और एक होता है फुल टाइम जॉब। जो फुल टाइम जॉब हम कर रहे हैं वो करते रहें, उसी के साथ ही साथ हम कुछ ऐसी पार्ट टाइम जॉब्स देखें जिनका कि हमारी फुल टाइम जॉब पर ज्यादा असर ना पड़े। कहने का मतलब यह है कि विदाउट मेंटली स्ट्रेस अगर हम कुछ और भी काम कर सकते हैं तो उसको भी अपने डेली वर्किंग शेड्यूल में इंक्लूड करें। जैसे सर्विस का काम होता है, मोबाइल पे आप लोग देखते हैं कि नई नई कंपनीज होती हैं, उनमें चेन बनाने का काम होता है। कई बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम पार्ट टाइम बिजनेस के तौर पे अपना सकते हैं और अपने इनकम सोर्सेज को बढ़ा सकते हैं। तो यहां जो ध्यान देने वाली बात है वो आप लोगों के समझ में आई कि कभी भी हमें एक सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंड नहीं रहना है। सोर्स ऑफ इनकम हमेशा मच मोर देन वन होने चाहिए। अब बात करते हैं हम अपने दूसरे फैक्टर पर जिसकी हम बात कर रहे थे। अब जब पैसा कमाना हमने सीख लिया तो दूसरी चीज आती है पैसा इन्वेस्ट करना। देखिए, जैसा पैसा कमाने का सिद्धांत है, सेम सिद्धांत यहाँ इन्वेस्टमेंट में। अच्छा, पैसा इन्वेस्ट करने का मतलब तो आप लोग समझ रहे होंगे, भाई अपने पैसे का निवेश करना जिससे कि उस पैसे से और पैसा बनाया जा सके। आसान शब्दों में इन्वेस्टमेंट का मतलब समझना है तो ये समझिए पैसे से पैसा बनाना। अब ये देखिए, इन्वेस्ट करने के भी कुछ बेसिक नियम हैं। लोग बोलते हैं कि हमने इन्वेस्ट किया और हम डूब गए। यहां हम लोगों की लास्ट वीडियोस में भी ये बात हुई थी कि दो चीजें होती हैं, एक होता है रिस्क और एक होता है कैलकुलेटिव रिस्क। रिस्क तो होता है जोखिम और कैलकुलेटिव रिस्क होता है नफातुला जोखिम। तो जब भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो हमेशा हमें कौन सा रिस्क लेना है? कैलकुलेटिव रिस्क। और कैलकुलेटिव रिस्क लेकर के इन्वेस्टमेंट जो है वो एक चीज का बेसिकली ध्यान रखना है हमें कि हमारी इन्वेस्टमेंट अगर कहीं हो रही है और बाई चांस वो इन्वेस्टमेंट अगर गलत हो गई तो हमारा पैसा डूब जाएगा। ये तो सीधी सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना है हमें। तो इससे बचाव के क्या क्या तरीके हैं कि कैसे हम अपना पैसा डूबने से बचा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये एक ब्रह्मास्त्र की तरह है। हमेशा पैसे का इन्वेस्टमेंट टुकड़ों में करें और कई जगह पर करें। जैसे कि अब देखिए, हर आदमी जो पैसा कमाता है उसका अपना एक अलग माइंडसेट होता है। कुछ को अपना इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में अच्छा लगता है, तो कुछ को जमीन खरीदने में अपना इन्वेस्टमेंट अच्छा लगता है, कुछ लोग गोल्ड खरीदने में ज्यादा अच्छा इन्वेस्टमेंट समझते हैं, तो कुछ लोग एफडी के रूप में इन्वेस्टमेंट को ज्यादा अच्छा समझते हैं। देखिए, कोई भी फॉर्म इन्वेस्टमेंट की बुरी नहीं है, सबके अपने प्लस पॉइंट्स हैं तो सबके अपने नेगेटिव पॉइंट्स हैं। आप चाहे कहीं भी इन्वेस्टमेंट करिए, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहां जो कहने वाला बिंदु है वो ये है
कि इन्वेस्टमेंट कभी एक जगह पर पूरी इन्वेस्टमेंट ना करें, हमेशा अपनी इन्वेस्टमेंट को टुकड़ों में बांटकर और अलग अलग जगह पर करें। इसका परिणाम क्या होगा कि फॉर गॉड सेक, भगवान न करे, अगर कभी हमारा कोई एक इन्वेस्टमेंट घाटे में भी जा रहा है तो इससे हमारा पूरा का पूरा पैसा डूबने की जो संभावना है वो नहीं रहेगी। भाई मैंने मान लिया हमने ये 5 जगह पे इन्वेस्टमेंट किया, ए बी सी डी और ई। अब जरूरी तो नहीं है कि हमें 5 जगह से फायदा होगा। मैंने मान लिया कि हमारा बी और डी जो है वो लॉस में चल रहे हैं, तो हमें कम से कम इतना तो सेटिस्फेक्शन रहेगा कि ए सी और ई जो हमारे बिजनेस हैं ये तो हमें फायदा दे रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि कभी भी पूरे पैसे को एक ही जगह पर नहीं लगाना है, वहां से रिस्क जो फैक्टर होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद अगर पर्टिकुलर उस फील्ड में रिसेशन आ गया किसी भी कारणवश या मंदी आ गई किसी भी कारणवश, तो आपका सारा पैसा जो है वो एक साथ डूबता है। इसीलिए हमें पैसे को अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करना है, कहीं भी एक साथ पैसे को इन्वेस्ट नहीं करना है। देखिए अब यहां हम लोगों ने पैसा कमाने पर बात की, उसके बाद पैसा इन्वेस्टमेंट करने पर बात की, लेकिन क्या पैसा कमाना और इन्वेस्ट करना यही 2 फैक्टर काफी है? नहीं, कई और चीजें हैं जो हमारी बेसिक, देखिए जो हमारी घर की इकोनॉमी होती है उसको हम लोग बोलते हैं हाउस इकोनॉमी। जैसे देश की इकोनॉमी है वैसे ही एक घर की भी अपनी एक इकोनॉमी होती है, और इस हाउस इकोनॉमी को चलाने में भी जैसे देश की इकोनॉमी को चलाने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, वैसे ही इस हाउस इकोनॉमी को चलाने के लिए भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। उन फैक्टर्स में से ये 2 रूट कॉज थे जिनकी हमने बात की, पहला पैसे कमाना और दूसरा इन्वेस्ट करना। लेकिन इन्हीं आदतों के साथ साथ और भी आदतें हैं जिनमें हमें परिवर्तन लाना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि हमारा पैसा सुरक्षित रहे और एक अच्छे रूप में इन्वेस्ट हो। अब हम लोग बात करते हैं अपने अगले फील्ड की तरफ, जो आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ दिख रहा है, पैसा खर्च करना। देखिए हम लोगों ने पैसा सबसे पहले कमाना सीखा, उसके बाद उसको इन्वेस्ट करना सीखा। अब हम देखते हैं पैसा खर्च कैसे करना है। अब यहां बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि सर पैसा हमारा, कमाई हमारी, आप कौन होते हैं हमें ये बताने वाले कि हम अपना पैसा कैसे खर्च करें। देखिए यहां आपके खर्चे को नहीं रोका जा रहा है, यहां केवल आपको यह बताया जा रहा है कि कौन सा खर्चा हमारे लिए जरूरी है और कौन सा खर्चा जरूरी नहीं है। देखिए एक लाइन है, थोड़ा सा गौर दीजिएगा इस लाइन पर। अगर आप गैर जरूरत का सामान खरीदेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपको आपकी जरूरत का सामान बेचना पड़ेगा। कहने में बात कड़वी जरूर लग रही है लेकिन 100% सत्य है। तो जब भी पैसा खर्च करने का सवाल आता है तो सबसे पहले अपने माइंड में एक रफ फिगर ये रखिए कि क्या यहां पैसा खर्च करने से मुझे कोई फायदा हो रहा है या इस पैसे को खर्च करना। देखिए 2 ही कंडीशन में इंसान पैसा खर्च करता है, या तो उसको कोई फायदा हो या फिर उसकी कोई जरूरत हो। तो जो बेसिक जरूरतें हैं उनके लिए तो हमें पैसा खर्च करना ही करना है भाई, खाने के लिए, कपड़े के लिए, इसके लिए तो पैसा खर्च करना ही करना है। लेकिन एक चीज समझिए, दुनिया भौतिकता से भरी हुई है, हमारे पास पैसे कम पड़ जाएंगे लेकिन चीजें कम नहीं पड़ेंगी। तो इसीलिए पहले दिमाग में एक रफ फिगर बना करके चलिए कि मुझे किन चीजों की आवश्यकता है और किन चीजों की आवश्यकता नहीं है। जिन चीजों की हमें आवश्यकता नहीं है, अगर हम उन चीजों को खरीद रहे हैं तो यकीन मानिएगा हम अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं। क्यों? देखिए पैसा कमाने का या इन्वेस्ट करने का एक सीधा सा नियम ये होता है कि कोई भी पूंजी का अमाउंट है, एक्स वाई जेड, कुछ भी पूंजी का अमाउंट हो, कब ये पूंजी इन्वेस्ट की हुई सक्सेसफुल मानी जाती है, उसका एक रेट होता है कि इस एक्स वाई जेड का 10% अगर हमें फायदा हुआ है एक ईयर में
तो हमारा इन्वेस्टमेंट सही है, और अगर 10% से कम का फायदा हो रहा है तो हमारा इन्वेस्टमेंट गलत है। तो यहां चीजों को वही देखना है, सबसे पहले कौन सी चीजें हमारी जरूरत की हैं। कभी भी शो ऑफ में आकर के पैसे खर्च नहीं करने हैं कि किसी को दिखाने के लिए पैसे खर्च कर रहे हैं हम, या सामने वाले को यह एहसास कराना है कि हम पे बहुत पैसा है। देखिए, आपके पास बहुत पैसा है, ये अच्छी चीज है, लेकिन उस चीज पैसे को हम अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करें ना, क्यों हम उसे शो ऑफ में बर्बाद करें। क्योंकि शो ऑफ में बर्बाद किया हुआ पैसा 2 मिनट के लिए शो ऑफ रहता है, उसके बाद चीजें वहीं के वहीं खत्म हो जाती हैं। ना किसी को ध्यान रहेगा आगे कि आपने कहां पैसा इन्वेस्ट किया है, और ना उससे किसी को कोई मतलब रहेगा। तो इस चीज को बहुत गौर करना है कि पैसा खर्च हमें हमेशा वही करना है जो चीज हमारी जरूरत की है। बिना जरूरत की चीज पर पैसा बर्बाद नहीं करना है। चलिए अब हम अपने चौथे पॉइंट की ओर बात करते हैं, जो है रिस्क लेना। देखिए, एक कोल्ड ड्रिंक आती है माउंटेन ड्यू, जिसे ऋतिक रोशन जी ऐड करते हैं, सभी ने देखा होगा। उसमें एक चीज लिखी होती है, डर के आगे जीत है, या जिसने रिस्क नहीं लिया तो उसने आगे क्या किया अपनी लाइफ में। अच्छी बात है, रिस्क लेना चाहिए हमें, लेकिन देखिए, रिस्क लेने और पागलपंती करने दोनों में अंतर है। हमें यहां रिस्क लेना है, बेवकूफ नहीं बनना है। उसमें क्या अंतर होता है, रिस्क, अभी जो हम लोग बात कर रहे थे रिस्क और कैलकुलेटिव रिस्क की, वो फैक्टर यही आता है। यहां हमें रिस्क तो लेना है, लेकिन कैसा रिस्क लेना है, नफा तोला रिस्क लेना है, कैलकुलेटिव रिस्क लेना है। जोखिम ऐसा लेना है जो जोखिम हम सहन कर सकें। जस्ट लाइक, अगर मुझे लग रहा है कि जैसे कोई भी कंपनी है या कोई भी जगह है या सोना है या गोल्ड है, कुछ भी है, मुझे ये लग रहा है कि नहीं इसका रेट कम हो सकता है, तो हमेशा अपनी सामर्थ्य के अनुसार ऐसी चीजों में इन्वेस्ट करें जो प्लस माइनस होती रहती हैं। कहने का मतलब ये है कि चीज अगर एक बार को मार्केट ज्यादा भी क्राइसिस पे आ जाए तो हमारी स्थिति दयनीय ना हो, मतलब कि हम इस स्थिति पे ना आ जाए कि हैंड टू माउथ वाली कंडीशन पे आ जाए कि हमारे पास कुछ ना बचा हो। तो रिस्क तो हमें लेना है यहाँ, लेकिन कैसा रिस्क लेना है, हमें कैलकुलेटिव रिस्क लेना है। लाइफ में जब तक रिस्क नहीं लेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन रिस्क लेना, कहां रिस्क लेना है और कहां रिस्क नहीं लेना है, ये चीज भी हमें पता होनी चाहिए। रिस्क लेने की सबसे अच्छी जगह होती है जहां हम पूरी तरीके से सैचुरेटेड कंडीशन में हो, कि मतलब हमें और कोई हमारे पास सिरदर्दी नहीं है, कोई फालतू का यूटेंसिल नहीं है, कोई फालतू के खर्चे नहीं है, कुछ और नहीं है। तो हम एक पॉइंट सोच सकते हैं कि यहाँ हम इतने पॉइंट पर इतना रिस्क ले सकते हैं। अभी अगर हमारे जीवन में पहले से ही उलझने बहुत हो, और उलझने कैसे, जैसे माताजी की दवाई, पिताजी के यूटेंसिल, बच्चों का खर्च, फीस भरना, घर का सामान लाना, ग्रोसरी, ये सारी की सारी चीजें होती हैं। ये सब चीजें हम पे मैनेज हो नहीं पा रही हैं और हम बीच में कोशिश करें रिस्क लेने की, तो वो पॉइंट रिस्क लेने का बहुत गलत होता है। तो यहां पहले हमें यह कंपेयर करना है कि हम रिस्क लेने की कंडीशन में हैं या नहीं, उसके बाद ही रिस्क लेना है। और रिस्क भी लेना है तो हमें यहाँ कैलकुलेटिव रिस्क लेना है। आंख बंद करके रिस्क कभी भी लाइफ में नहीं लिया जाता है। देखिए, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, जो जितना देखने में छोटा है इसका हमारे जीवन में महत्व तो उतना ही ज्यादा है। आप लिखा हुआ देख सकते हैं, पैसे बचाना, सेव मनी। अब आप लोग कहेंगे सर ये तो बचपन से मम्मी पापा कहते आए, उसके बाद जो बड़े बूढ़े हुए उन्होंने भी यही सलाह दी, साथ के लोग सलाह देते हैं पैसे बचाओ पैसे बचाओ, लेकिन ये पैसे बचते क्यों नहीं है। मतलब इन लास्ट मंथ जब एंड होता है हमारा, तो हमारी कंडीशन ये आ जाती है कि कहीं इधर से बोरो कर रहे हैं, कभी उधर से बोरो कर रहे हैं। कुल मिला के ये कि एक मिडिल क्लास फैमिली का मंथ का जो लास्ट होता है वो खींचम खींच में ही जाता है। इसका क्या कारण है, देखिए कई चीजें हैं जो हमारी मेंटेलिटी में पहले से डेवलप हैं, जिन्हें हम पहले से नहीं सोच के चलते हैं। और इस मामले में लेडीज जो हैं वो एक कदम आगे होती हैं। आपने कभी भी देखा होगा लेडीज के अंदर एक आदत बहुत अच्छी होती है कि अगर आप उन्हें 100 रुपए भी देंगे तो उन 100 रुपए में से भी वो 50 रुपए बचा लेंगी। अब देखिए, यहां बहुत से लोग पॉइंट करेंगे कि सर हम तो अपनी वाइफ को जितना देते हैं वो उससे ज्यादा का और उड़ा के आती है और मांगती है। देखिए, ये दूसरा फैक्टर है। सही बात यह है कि अगर वास्तव में
मेंस के कंपैरिजन में वुमेन्स जो हैं वो सेविंग ज्यादा अच्छी तरीके से करती हैं, लेकिन यहां मेन इशू मेन वुमेन दोनों को कंबाइंड करके सेविंग करने का है। तो देखिए ये कोई नई चीज नहीं है पैसे जब बचाना, हम हमेशा से कोशिश करते आए हैं लेकिन हम पैसे बचा नहीं पाते हैं। उसका कारण है मैनेजमेंट, हम अपने पैसे का मैनेजमेंट सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। देखो कैसे पैसा बचता है, पैसा बचाने के लिए बहुत से लोग यहाँ ये लॉजिक देंगे कि सर हमारी तो इनकम ही इतनी है जितने हमारे खर्चे हैं, तो हम कहां से बचा लें, पैसा बचाना तो बड़े लोगों का काम है, जिनकी इनकम ज्यादा है तो उनके खर्चे निकल करके कुछ पैसे बचते। यकीन मानिएगा ऐसा नहीं है। आपकी इनकम चाहे ज्यादा है या कम है, जिनकी इनकम लाखों में है पर मंथ, मैंने वो लोग भी आते हैं, उन लोगों से भी बातचीत होती है, वो भी बताते हैं कि सर मंथ एंड आते आते खींचा खींच बढ़ जाती है। सोचिए एक 15,000 रुपए जो आदमी कमा रहा है उसको भी मंथ के एंड में आके खींचम खींच बढ़ रही है, और जो आदमी 2 लाख रुपए पर महीने कमा रहा है उसके भी मंथ एंड में आकर के खींचम खींच बढ़ रही है। तो कुछ तो कारण होगा, बिल्कुल कारण है। यहां कारण है पैसे को सही ढंग से मैनेजमेंट न कर पाने का। देखिए हम एक एग्जांपल को लेकर के चलेंगे और उसी के बेसिस पे समझेंगे कि पैसा कैसे हमें बचाना है। मैंने मान लिया कोई एक आदमी है जो उस घर का मेन इनकम सोर्स है, या मोटे तौर पे हम मान लें कि किसी के फादर हैं जो घर की अर्निंग का सोर्स है। अब भाई सोर्स तो एक ही होगा घर पे अर्निंग का। मिडिल क्लास फैमिलीज में कई जगह पे ऐसा होता है जब मदर भी वर्किंग कर रही हैं तो वहां सोर्स 2 हो जाते हैं, लेकिन जो पैसे आने का सोर्स है पहले तो उसे पहचानिए कि महीने में हमारे पास पैसा आता कब कब है और कहां कहां से आता है। एक हिसाब रखना कोई गलत नहीं है। आप अपने घर में भी, घर में चाहें तो किताब में, कॉपी में ना करना चाहें तो आजकल डिजिटली इतने प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जैसे खाता बुक, एमआई खाता, तो कई सारी चीजें ऐसी हैं जिसके बेसिस पे आप अपने डेली खर्चों को लिखने की आदत डालिए। उससे आपको यह पता लगेगा कि मेरे खर्चे कहां हो रहे हैं, कौन सी जगह हो रहे हैं। देखो इसे करने का एक सबसे इजी तरीके पे हम लोग बात करते हैं। मैंने मान लिया कि किसी आदमी के घर की जो इनकम है वो 20,000 रुपए उसके यहां पर मंथ इनकम आ रही है, ठीक है, और 5,000 रुपए इसके यहां एक्स्ट्रा रेंट से या इसका कमरा किराए पे उठा हुआ है, कुछ भी XYZ मान लिया, ये हमने ये सेकंड इनकम का उसका सोर्स है, ये फर्स्ट मेजर इनकम का सोर्स है उसका। 20,000 यहां से आ रहे हैं और 5,000 यहां से आ रहे हैं, तो उसके पास टोटल अमाउंट होता है 25,000 महीने में। अब देखिए इस 25,000 को हम किस तरीके से डिवाइड करें कि चीजें हमें भी समस्या ना हो, सेविंग्स भी हो और ज्यादा जिकिर जिकिर भी ना हो, किसी चीज की कमी भी ना पड़े। तो देखिए सबसे पहले तो एक चीज ध्यान रखिए, जो भी अमाउंट आपके यहां आ रहा है घर पे कमाई का, सबसे पहले उसका 10% हिस्सा जिस दिन पैसा आया है उसी दिन अलग निकाल के रख दीजिए। ये होगा इमरजेंसी के लिए, आपका इमरजेंसी फंड 10%, इसको कभी भी आपको टच नहीं करना है, बशर्ते जब तक कि किसी के जीवन मरण का सवाल ना हो, किसी की बहुत ही ज्यादा तबीयत खराब हो गई है या सडनली हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि जो कि नॉर्मल वे में जो इलाज चलता है उससे अगर अलग पैसे की जरूरत है तो हम वहां इस पैसे को यूज कर सकते हैं। उससे पहले हम अपने इस 10% को टच भी ना करें। देखिए बहुत बड़ा अमाउंट है, 40% ऑफ द अमाउंट, मेजर अमाउंट मैंने रखा है आपके खर्चों के लिए। जितना कमा रहे हैं हमेशा याद रखिए, सक्सेसफुल होने का एकमात्र नियम है कभी भी अपनी इनकम से 40% ज्यादा रेगुलर बेसिस पे खर्चा ना करें। 40% जो है ये आपके घर के सामान, मंथली जो ग्रोसरी आती है वो, एक्सपेंसेस और जो है झाड़ू वाला, काम वाली, उन सब के जो एक्सपेंसेस हैं वो, ये सारे के सारे मिलाकर के हमें करने हैं 40% में ही। इसके बाद बचता है 20%,
जो 20% जो है ये हमें रखना है हमेशा फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए। हर महीने की आप अपनी सैलरी में से 20% जो है उसको इन्वेस्ट करेंगे। अभी जो सेकंड फैक्टर था हमारा इन्वेस्ट करने वाला, कहां इन्वेस्ट करते हैं, कैसे इन्वेस्ट करते हैं, वो आपकी मर्जी है क्योंकि ये आपका पैसा है। लेकिन इन्वेस्ट करने के दौरान फिर मैं ये कहूंगा कि एक बार थोड़ा सोच समझ के इन्वेस्ट करें तो ज्यादा अच्छा है, आपको रिटर्न्स ज्यादा अच्छे मिलेंगे। ठीक है, जब हमने अपना 20% यहां खर्च कर दिया, इसके बाद रेस्ट ऑफ द अमाउंट हमारे पास बचता है 30%, अभी भी जो कि हमारे पास बचा हुआ है। ये 30% जो है इसको आप अपने सेल्फ के ऊपर, मेडिकल, कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो कि प्री लिस्टेड नहीं होते हैं, जैसे किसी के यहाँ कोई फंक्शन आ गया या कहीं जाना है, किसी को कुछ देना है हमें, वो सारी की सारी चीजें, उन खर्चों को 30% में से हमें मैनेज करना है। और उसके बाद भी हमें प्रयास ये करना है कि हर महीने इस 30% का भी 30% में से 10% जो है वो सेफ साइड रहे। मतलब कहने का मतलब ये है कि मात्र 20% ही खर्चा हो। अगर हम इस मॉड्यूल पे एक बार चलते हैं तो देखिए 20% आपका इन्वेस्टमेंट हो ही रहा है, 10% आपका इमरजेंसी का जो बचा हुआ था वो, और 10% ये 20% पैसा आप 24 आवर होल्ड करके रखेंगे अपने हाथ में किसी भी इमरजेंसिकल कंडीशन के लिए। रेदर देन जो खर्चा है इसे हम मैनेज करके चीजों को, अपनी लाइफ को एक नए स्केल पे लेके जा सकते हैं, चीजों को दोबारा से सही ढंग से मैनेज कर सकते हैं। और ये बात करते हैं अपने लास्ट पॉइंट पर, सही साथी, राइट पार्टनर। अब बोलेंगे सर इन्वेस्टमेंट में पार्टनर का क्या रोल है? देखिए हमारी लाइफ के हर एक पहलू में हमारी पार्टनर का रोल रहता है। यहाँ पार्टनर हमारी लाइफ पार्टनर से है। अगर हम बिजनेस की बात करेंगे तो वहां बिजनेस पार्टनर्स अलग होते हैं, लेकिन यहां हम लोग बात कर रहे हैं जो हमारी लाइफ पार्टनर जो है किस तरीके से चीजों को हमारी को मैनेज करती है। देखिए अगर आपका लाइफ पार्टनर सही है तो वो आपके पैसे के मैनेजमेंट को और आसान बना देगा, और अगर आपका लाइफ पार्टनर सही नहीं है तो यकीन मानिए आपको पैसे को मैनेज करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो बोले सर पार्टनर तो घर वालों ने चुन के दे दिया या हमने चुन लिया, अब उसको इकोनॉमिकली सही या गलत कैसे बनाया जाए? बिल्कुल बना सकते हैं। सबसे पहली चीज, आप अपने पार्टनर से कुछ भी मत छुपाइए, जो सही आपकी इकोनॉमिक स्थिति है वो अपने पार्टनर को बताइए। दूसरी चीज, जब आप अपनी सही स्थिति अपने पार्टनर को बताते हैं तो वो कैसे खर्च करना है घर का, कौन सी चीजों को कम खर्च करना है, कौन सी चीजों को ज्यादा लेकर के चलना है, इन सारी चीजों को वो जरूरत के हिसाब से मेंटेन करके चलेगी। दूसरी चीज, अपने पार्टनर को अपनी इनकम के स्रोतों के साथ साथ खर्चों के बारे में बताइए। उसे पूरा का पूरा होल सिनेरियो एक बार समझा दीजिए कि ऐसे ऐसे ये मेरी इकोनॉमिक कंडीशन है और इसके साथ साथ आपको चलना है। यकीन मानिएगा जब आप अपने पार्टनर या किसी और के आगे शो ऑफ करना बंद कर देंगे तो आधी से ज्यादा समस्याएं आपकी वहीं के वहीं समाप्त हो जाएंगी। तो जैसा कि आज हमने देखा, हमने ये 6 पॉइंट्स को ब्रीफली देखा, और इन 6 पॉइंटों को समझने के बाद एक चीज तो समझ में आ गई कि 2 शब्द होते हैं। देखिए एक तो होता है डेवलपमेंट और एक होता है ग्रोथ। जो आदमी ज्यादा कमा रहा है वो ग्रोथ तो कर रहा है, लेकिन क्या ग्रोथ के साथ वो डेवलपमेंट भी कर रहा है? भाई ग्रोथ तो जिसकी इनकम अच्छी है उसकी ग्रोथ है, लेकिन ग्रोथ को डेवलपमेंट में बदलने के लिए जो आज 6 पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, जहां हमने इन्हें अपनी लाइफ में उतार लिया, वही हम अच्छी ग्रोथ से अच्छे डेवलपमेंट की ओर अग्रसर होंगे और एक बेहतर जीवन के लिए प्रयास कर सकते हैं।